आज बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास समझेंगे कि भारत के संविधान को कैसे बनाया गया और किस प्रकार इसका इतिहास है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम इसको बेसिकली समझेंगे। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यानी कि सबसे पहले 1757 की 1757 का प्लासी का युद्ध फिर उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध। तो यानी कि भारत के संविधान के विकास को हम यानी कि दो घटनाओं से समझेंगे, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। इन युद्धों ने भारत के संविधान के इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से शासन हुआ भारत पर, उसके बारे में हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो यानी कि 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, यानी इन दोनों युद्धों को, जो प्लासी और जो बक्सर का युद्ध था, इनमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा, यानी वहां से इन्होंने अपना शासन करना आरंभ कर दिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, यानी अपने तरीके से बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, यानी अपने तरीके से अपने फायदे के लिए इन्होंने बनाए रखने के लिए बहुत सारे एक्ट समय समय पर पारित किए और लागू किए, जिससे कि खुद को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। इसी तरह से धीरे धीरे भारतीय विकास के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। तो सबसे पहले इसमें एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले आपको समझा, यानी कि 1757 में यानी प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद यानी कि एक एक्ट आया 1773 में, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी इस एक्ट की। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, यानी कि इसके द्वारा यानी कि संविधान बनने की सबसे पहली नींव यही थी। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना इसका यानी कि पहला यानी कि कदम था। तो सबसे पहले इसका मुख्य उपयोग था, यानी कि कंपनी पर नियंत्रण करना। पहला इसका यानी कि क्या विशेषता थी, क्या थी इसमें, यानी कि कंपनी पर यानी नियंत्रण करना। और नियंत्रण कौन करेगी, यानी ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह। फिर उसके बाद दूसरा था, जो कि यानी इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। तो इसके द्वारा जो प्रशासन का कार्य था, यानी जिन कंपनी ने जिन जगहों पर अपना प्रशासन चालू कर दिया था, उसका जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मतलब मान्यता मिली, कार्यों को
मान्यता देना, मान्यता देना। तो यानी कि इसमें दो प्रॉपर्टी पता चली। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी पर यानी कि ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बना। फिर उसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई, किसको, कंपनी को। और इसके द्वारा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, जो कि यानी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी इसके द्वारा। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। तो यानी सबसे बड़ी दो घटना थी, जो 1757 का प्लासी का युद्ध, ये यानी कि अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। फिर उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध, ये भी अंग्रेजों द्वारा यानी जीत लिया गया था। इन दोनों जगह पर यानी अंग्रेजों ने अपनी जीत हासिल की। फिर उसके बाद इन्होंने यानी कि भारत पर यानी प्रशासन करना चालू कर दिया धीरे धीरे से। फिर उसके बाद यानी कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो कि अपने फायदे के लिए किया था। वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी फर्स्ट नंबर, कंपनी पर नियंत्रण करना, यानी पहला इसका उद्देश्य था कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। फिर दूसरा यानी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। फिर उसके बाद यानी तीसरा कार्य था इसका, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि इसमें एक केंद्रीय प्रशासन बनाया गया, जैसे कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। तो यहाँ तक हो गया। फिर यानी कि इसमें और सारी छोटी छोटी विशेषताएं थी, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है। जो यानी कि क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को क्या, यानी कि गवर्नर जनरल पद दिया गया, पद दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का जो पद था वो दिया गया। फिर उसके बाद में जो यानी कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन और कर दिया गया। जो मुंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे, मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, वो यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। मुंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। फिर उसके बाद जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन से थे? लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। तो इसमें यानी कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग, यानी कि फर्स्ट प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। फिर उसके बाद इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से कर सकते थे। जो सत्ता का अपना जो उपयोग था वो यानी कि मिलजुल कर कर सकते थे। यानी कि इसमें और क्या किया गया, यानी कि उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्यों को और स्थापित किया गया। फिर इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद एक उच्चतम न्यायालय स्थापित की। वो कब करी गई थी? 1774 ईस्वी में। और जो यानी कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। तो प्रथम यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। और उनके बाद 3 अन्य न्यायाधीश और थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन से थे? चैम्बर्स,
फिर दूसरा था कौन सा, लिमेस्टर, लिमेस्टर। फिर तीसरा था इसका हाइड, तीसरा कौन सा था, हाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। जो यानी कि कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे, जो उसमें यानी सर्विस करते थे या नौकरी करते थे, उनको निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। तो इसमें यानी कि रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। फिर उसके बाद यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और गठन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बना दिया गया। तो हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो कैसे है, तो सबसे पहले यानी भारतीय संविधान का जो इतिहास है, फिर उसके बाद यानी कि सबसे बड़ी दो घटनाएं हुई थी, जो कि पहली थी 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 यानी प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यानी आपको बताना है 1757 ईस्वी में। कब, 1757 में। फिर उसके बाद यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। कब, 1764 ईस्वी में। इन दोनों में यानी कि अंग्रेजों ने यानी अपनी जीत हासिल की थी, अंग्रेजों द्वारा ये युद्ध जीत लिए गए थे। फिर उसके बाद यानी इन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपने जो प्रशासन था उसकी सुविधा के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर यानी कुछ यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह या कुछ मतलब यानी संविधान के नियम और कानून वगैरह लेके आए, जिससे कि उनको प्रशासन चलाने में या सत्ता चलाने में बहुत ही सावधानी मिले। तो उसमें यानी कि एक था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसकी एक विशेषता थी यानी कि कंपनी पर नियंत्रण करना, इसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण किया गया। फिर उसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता किसमें मिली, रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई उसी में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। फिर उसके बाद यानी मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, अधीन कर दिए गए। फिर सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग। क्या था, लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग। फिर उसमें एक और काम किया गया था, यानी कि वहाँ के एक उच्चतम न्यायालय भी बनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय यानी कब बनाई गई, 1774 ईस्वी में। इसके सबसे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जो कि चैम्बर्स और लेमेस्टर और हाइड, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। और इसमें यानी रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया, और इसके बाद और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना की गई, जिसमें जो कंपनी के जो प्रशासन की देख रेख के बारे में जो कुछ भी यानी प्रशासनिक या सैनिक कार्रवाई की जो सूचना थी वो यानी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नया यानी कि एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट। कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह कब आया था, यह 1781 ईस्वी में आया था, 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसमें ऐसी क्या विशेषता थी इसलिए यह लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया।
इस एक्ट को इसलिए लाया गया था, इस अधिनियम को इसलिए लाया गया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 में जो कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि उसको सेटल करने के लिए। तो उसमें एक सबसे बड़ा कार्य था कि जो यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो सरकार थी, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी सरकार थी, उड़ीसा की सरकार को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। जो इनको भी यानी कि अपनी अपनी विधि बनाने का, सरकार की विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सरकार को विधि बनाने का अधिकार भी यानी दिया गया इसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आया एक एक्ट 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें ऐसे क्या क्या विशेषता थी जो कि इसे लाया गया? इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन, दोहरे प्रशासन की नींव, दोहरे प्रशासन की क्या रखेगी? नींव इसमें। फिर उसके बाद और क्या किया गया? फिर उसके बाद इस एक्ट के अनुसार इनकी फर्स्ट यानी पहला क्या था इसमें, यानी दोहरा प्रशासन, यानी दो तरीके से प्रशासन करना। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लिए बनाया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था व्यापारी मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों की, यानी व्यापारिक मामलों के लिए बनाए, उनकी देख रेख के लिए बनाया गया था। वो यानी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस तरीके के लिए। फिर उसके बाद यानी दूसरा था, पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामले, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, राजनीतिक मामलों के लिए। यानी कि फिर एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यानी संविधान, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, उसकी सबसे दो बड़ी घटनाएं कौन कौन सी थी? 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध। दूसरा यानी 1768 नहीं 64 का बक्सर का युद्ध। यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की विशेषता है, कंपनी पर नियंत्रण रखना, यानी कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखना, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दिया गया, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। फिर प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बर्न होस्टिंग। उच्चतम न्यायालय बनाएगी 1774 में कलकत्ता में। फिर उसके बाद सर एलिया एम्पे यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने। फिर उसके बाद अन्य तीन में न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। फिर उसके बाद यानी रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। फिर उसके बाद एक एक्ट आया जिस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में। तो इसमें क्या क्या सुधार हुए? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सरकार को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया था, जो कि इसकी 1773 ईस्वी
के जो एक्ट था उसकी जो कमी थी उसको दूर करने के लिए इसे आया गया। फिर उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। इसमें यानी कि सबसे दो महत्वपूर्ण बात थी, यानी कि दोहरे प्रशासन की नींव रखना। दोहरे प्रशासन यानी दो तरीके से प्रशासन रखना। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जो कि यानी व्यापारिक मामलों की देखरेख रखा करता था। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों की जानकारी और उसकी यानी कि देखरेख करता था, मामलों के लिए था, राजनीतिक मामलों के लिए था। फिर उसके बाद आया 1793 का चार्टर अधिनियम। 1700 ईस्वी का चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम यह लाया गया किसके बाद? पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। अब इसके क्या क्या विशेषताएं थी? इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। इसमें क्या किया गया? जो कि यानी कि नियंत्रण बोर्ड था, यानी जो नियंत्रण बोर्ड के अंदर ये आते थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनकी जो सैलरी थी, इनका जो वेतन था, जो भारतीय राजस्व से देना, यानी कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की सैलरी भारतीय राजस्व द्वारा देना है, भारतीय राजस्व द्वारा देना। तो यानी 1793 का चार्टर अधिनियम में यानी क्या लिखा गया? क्या यानी कि आया था, जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे, जितने भी उसमें कर्मचारी थे जो कार्य कर रहे थे, उनको यानी कि तनख्वाह या सैलरी या वेतन भारतीय राजस्व से, जो यानी कि भारतीय खजाने से दिए जाने की घोषणा की गई थी उसमें, किसमें? 1793 के चार्टर अधिनियम में। फिर उसके बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद कौन सा आया? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। या तो क्लियर हो जाएगा। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या हुआ? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना, यानी कि 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन, कंपनी का यानी कि व्यापार करने की छूट 20 वर्ष के लिए बढ़ाने का साइन में ऐसे बना दे रहा हूँ। फिर उसके बाद कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया। और इसमें एक और कार्य किया गया था, जो कंपनी के सदस्य थे, जो मेंबर थे, जो कंपनी के साथ कार्य कर रहे थे, उनको एकाधिकार था, यानी वही लोग व्यापार कर सकते थे भारत से। और जो ब्रिटिश के लोग थे, जो उस यानी इंग्लैंड के लोग थे, जो व्यापार नहीं कर सकते थे, जो कंपनी में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे, वही उसमें व्यापार कर सकते थे। अब इस एकाधिकार यानी इस अधिकार को छीनकर सभी लोगों के लिए लागू कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त था। फिर उसको लिए यानी कि जो ये अधिकार तो छीन लिया गया, जो चीन और जो चाय का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था, उस पर उसके लिए यानी कि 20 वर्षों के लिए वो व्यापार और कर सकता था, उसका एक अधिकार उसके पास। उसके बाद कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, यानी कि बहुत, यानी कुछ सीमाओं, कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ वस्तुओं को छोड़कर, यानी कि सभी वस्तुओं पर, यानी कि अब ब्रिटिश के लोग थे, जो आम नागरिक था, वो भी व्यापार कर सकता था। फिर उसके बाद और इसमें यानी 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को
आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिलेगी। अब इसमें सबसे पहले यानी कि 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में यानी कि यह कार्य हुआ, जो कंपनी का 20 साल के लिए और व्यापार करने का परमिशन मिलेगी इसको। कंपनी को 20 साल के लिए व्यापार करने की परमिशन। फिर उसके बाद जो कंपनी का एक अधिकार यानी कि उसका अकेले का अधिकार था भारत से व्यापार करने का, वो छीन लिया गया। और जो इंग्लैंड के साधारण नागरिक थे, सामान्य लोग थे, वो भी व्यापार कर सकते थे कुछ चीज़ों को छोड़कर उनके बाद। और उसके बाद जो चीन और जो चाय का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था, उस पर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही किया करती थी, कर सकती थी। उस पर यानी आम नागरिक इंग्लैंड के नहीं कर सकते थे। और उसके बाद यानी कि जो 1813 से पहले जो ईसाई के जो गुरु होते हैं, जो ईसाई पादरी बोलते हैं उनको, भारत में आने की परमिशन नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। उसके बाद यानी 1813 के एक्ट के बाद उनको आने की परमिशन भी मिल गई।